कल न्यूट्रिशन का टॉपिक कंप्लीट किया था और आज हम रिस्पायरेशन टॉपिक कंप्लीट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेशन एक मेटाबॉलिक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिक बायोकेमिकल प्रोसेस मीन्स इसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस आता है और एनाबॉलिक प्रोसेस आता है। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है कि जिसमें ब्रेक डाउन भी हो रही है, और एनाबॉलिक होता है जिसमें कुछ चीज़ बन भी रही है, मतलब एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बनेगी, CO2 बनेगा, यहाँ पे वाटर बनेगा। अब ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। देखो, रिस्पायरेशन हो रही है तो हम ऑक्सीजन तो इनटेक करेंगे ना, ऑक्सीजन लेंगे। अब ऑक्सीजन लेने से क्या होगा कि जो भी हमारी रिस्पायरेटरी सब्सटेंसेस हैं वो ब्रेक डाउन होंगी। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, जैसे कि ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम इनटेक करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, उसकी प्रेजेंस में क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा। और ये सारा जो ब्रेक डाउन करने के बाद एनर्जी रिलीज़ करेगा, ये एनर्जी जो होती है वो ATP की फॉर्म में होती है, और इसी ATP को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मतलब आपको याद रखना है कि रिस्पायरेशन जो होता है ये एक मेटाबॉलिक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक भी प्रोसेस आता है, और ये सारा प्रोसेस सेल साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोल रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन का रोल है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है, और यहाँ पे एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो हमें ATP की फॉर्म में होगी, और इसी ATP को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा कि रिस्पायरेशन की टाइप्स देखें तो रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स होती है, एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पायरेशन हो रही है। एनारोबिक होता है जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिस्पायरेशन हो रही है। अगर जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये एक तरह की सेलुलर रिस्पायरेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और यह प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी। इस तरीके की रिस्पायरेशन जो है वो प्लांट में भी हो रही है और एनिमल में भी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा जो भी हमारी रिस्पायरेटरी सब्सटेंस हैं उनको CO2 में, वाटर में और एनर्जी में। जैसे देखो, रिस्पायरेटरी सब्सटेंस जैसे आप ग्लूकोज है, अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस ग्लूकोज की क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी रिलीज़ करेगी। मैंने आपको बताया एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो ATP की फॉर्म में होती है। तो यही एंड प्रोडक्ट है। जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट होता है, मीन्स कि ये ब्रेक डाउन होता है, ये कन्वर्ट होता है, लेकिन ये कन्वर्ट होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस चीज़ में ये कन्वर्ट होगा, ये होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में होगा, जिस भी प्रोसेस के थ्रू ये हो रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब ग्लाइकोलिसिस हमने क्यों बोला, क्योंकि ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। मीन्स यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है, और ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है जिससे क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जो ये पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के बाद बना था, अब ये रिलीज़ करेगा एनर्जी, और ये एनर्जी ATP की फॉर्म में होगी। उसके बाद CO2 बनेगा और वाटर, और इस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। आपको क्रेब्स साइकिल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, और सबसे पहले वो ब्रेक डाउन होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, और उसके बाद CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होगी। ये जो पूरी साइकिल है इसी को हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया एनारोबिक रिस्पायरेशन, एन का मतलब एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन की एब्सेंस के बिना ही यहाँ पे रिस्पायरेशन होगी।
अब इस तरीके की रिस्पायरेशन कहाँ पे होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये वाली रिस्पायरेशन है ये एंडोपैरासाइट में होती है। मींस एंडोपैरासाइट होती है जो भी बॉडी के अंदर पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि रोंड वार्म वगैरह होते हैं, उनमें ये वाली रिस्पायरेशन होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन मैंने आपको बताया कि ये प्लांट में भी होती है और एनिमल में भी होती है। और एरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, और एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। यहाँ पे क्या होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो वो कन्वर्ट होगा CO2 और अल्कोहल में। वहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन में मैंने आपको बताया था कि ये कन्वर्ट हो रहा था CO2 में, वाटर में और एनर्जी में, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज जो होगा वो ब्रेक डाउन होगा CO2 में और अल्कोहल में और एनर्जी में, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब जी ये जो प्रोसेस है ये भी सेल साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। अब हमने पढ़ा एनारोबिक रिस्पायरेशन जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है। एनारोबिक रिस्पायरेशन फर्दर 2 टाइप की है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन। आपको कैसे याद रखना है कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में क्या हो रहा है और अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड है ना, तो ग्लूकोज स्प्लिट होगा लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ATP मीन्स एनर्जी। बस आपको याद रखना है जब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगी तो ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन होगा, स्प्लिट होगा, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। और लैक्टिक एसिड है तो याद रखो कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP ही प्रोड्यूस। जैसे कि ये टॉपिक बहुत बोरिंग है तो प्लीज़ अगर कोई बोर हो रहा है मेरी बातों से, मेरे टॉपिक से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है अल्कोहल फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होता है कि देखो आपको कैसे याद रखना है, अल्कोहल है ना तो आपको कुछ ऐसा याद रखना है कि जैसे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, ग्लूकोज स्प्लिट होगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, तो आपको याद रखना अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल वाली ही कुछ चीज़ बनेगी। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज स्प्लिट होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किस में होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल और 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP में होता है। अब आपको ये नोट में याद रखना है कि जैसे एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो किस किस में होती है। एनारोबिक रिस्पायरेशन जैसे ह्यूमन मसल सेल, ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन मसल सेल है, मसल सेल, ह्यूमन के जो मसल सेल में इस तरीके की रिस्पायरेशन होती है। बैक्टीरिया में होती है, मिथेनोजेंस में होती है और अदर प्रोकैरियोट्स में इस तरीके की रिस्पायरेशन होती है। अब आपको ये टेबल याद रखना है क्योंकि ये टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे देखो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, हर एक एनिमल में एक जैसे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि लंग्स किस में प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है लंग्स ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होते हैं, लिजर्ड्स में होते हैं, मैमल्स में होते हैं, कैमल में होता है, कैटल में होता है, तो इन्हीं के थ्रू वो क्या करता है, रिस्पायर करता है। स्किन है तो स्किन किसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा, ये आपको याद रखना है कि स्किन जो है फ्रॉग और अर्थवर्म, मीन्स अर्थवर्म जो है वो अपने स्किन के थ्रू रिस्पायर करता है। गिल्स हैं, गिल्स में किस में होता है, जैसे फिशेस में, टैडपोल में, फिश और टैडपोल अपने जो भी रिस्पायर करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, गिल्स के थ्रू। ट्रैकिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1-2 बार एग्ज़ाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ट्रैकिया जो है ये इंसेक्ट्स में होता है, सेंटीपेड्स में होता है और मिलीपेड्स में होता है, इस तरीके के मतलब रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है। नेक्स्ट है बुक लंग भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे स्पाइडर्स में होता है, स्कॉर्पियन में होता है, टिक्स में होता है, माइट्स में होता है। ऐसे ही एयर ब्लैडर जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है ये किस में होता है, ये आपको याद रखना है, लंग फिश और बोनी फिश में प्रेजेंट होता है। एयर सैक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2-3 बार क्वेश्चन में आ चुका है।
एयर सैक या लंग किस में प्रेजेंट होते हैं? बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन आपसे पूछ सकते हैं कि जो बर्ड जो है वो अपना रिस्पायरेटरी जो ऑर्गन है वो उसका कौन सा है जिसके थ्रू वो रिस्पायर करता है? वो एयर सैक के थ्रू करता है। बॉडी सरफेस मीन्स मैंने उस दिन भी आपको बताया था न्यूट्रिशन के टॉपिक में कि एमोबा होता है। एमोबा का क्या होता है? मतलब ये अपना जो भी फंक्शन जो होता है ना वो बॉडी सरफेस के थ्रू ही परफॉर्म करता है, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे रिस्पायरेशन हो, डाइजेशन हो, कोई भी प्रोसेस है ये अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू ही करता है। तो यहाँ पे इसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन भी बॉडी सरफेस है, यूग्लिना है और हाइड्रा है। अब देखो, आपको स्टेजेस याद नहीं करनी है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको ये डिटेल में याद नहीं करनी है, बट आप इनको ऐसे देख सकते हो क्या कि जैसे 3 स्टेजेस होती हैं, ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन और सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड साइकिल को हम क्रब्स साइकिल। और यहाँ से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं रिस्पायरेशन का। जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिस्पायरेशन है ये एक मेटाबॉलिक बायोकेमिकल प्रोसेस है, मींस कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस है जो कि सेल साइटोप्लाज्म में हो रहा है। सेल साइटोप्लाज्म में हो रहा है मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है? वो एटीपी की फॉर्म में हो रही है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि रिस्पायरेशन की टाइप्स कितनी है। रिस्पायरेशन 2 तरह का होता है, जैसे कि एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, इस तरीके की रिस्पायरेशन। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस होगी, CO2 वगैरह और H2O प्रोड्यूस होता है। और एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है कि ऑक्सीजन के बिना ही जो रिस्पायरेशन हो रही है। जो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है ये प्लांट और एनिमल में दोनों में होती है। यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अब यही पायरुविक एसिड जो है ये रिलीज़ करेगा एनर्जी जो कि ATP की फॉर्म में होती है। एनारोबिक रिस्पायरेशन मैंने आपको बताया कि जब ऐसी रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, मीन्स ऑक्सीजन का रोल नहीं है। यहाँ पे ग्लूकोज है वो ईस्ट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में, अल्कोहल में, एनर्जी में। और ये सारा का सारा प्रोसेस चाहे एरोबिक रिस्पायरेशन है चाहे एनारोबिक रिस्पायरेशन है ये सेल के साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में मैंने आपको फर्दर बताया कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन है। आपको कैसे याद रखना है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या बनेगा और अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या बनेगा, दोनों में आपको याद रखना है। यहाँ पे भी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, यहाँ पे भी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है। यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी और प्लस ATP मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अल्कोहल फर्मेंटेशन में आपको याद रखना है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। और उसके बाद आपको ये अच्छे से टेबल याद करना है क्योंकि ये टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जैसे कि ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको मैंने बहुत शॉर्ट बनाया है। मैंने बहुत मेहनत से ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो टॉपिक है ये बहुत शॉर्ट करके बनाया है, तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरी चाहते हैं कि अगर मेरी आगे भी वीडियोस आएँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना ये 2 फेजेस में हो रहा है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम 2 फेजेस में हो रहा है, मींस एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हो रही है और इंटरनल रिस्पायरेशन हो रही है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है, जैसे ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है या तो हम इसको वेंटिलेशन ऑफ लंग भी बोलते हैं। इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है, मींस ऑक्सीडेशन हो रही है फूड की या ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है। यहाँ पे देखो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है ना, तो यहाँ पे हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को
और रिलीज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स के इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ऑफ एयर हो रहा है यहाँ पे, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है यहाँ पे ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में। इंटरनल रिस्पायरेशन में जैसे कि इंटरनल, नाम से इंटरनल की हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन। मीन यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज जो होगा वो ब्लड में और बॉडी सेल्स में हो रहा होगा गैसेस का एक्सचेंज। ये थे हमारे के 2 फेजेस में हो रहा है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे इनहेल और एक्सहेल होगा और यहाँ पे ब्रेक डाउन होगी और सेल के अंदर ही होगी और ब्लड वगैरह में होगी। लंग जो है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम में, वो हमारा क्या होता है, लंग होता है। अगर हम पार्ट्स देखें रिस्पायरेटरी सिस्टम के, हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसके कुछ पार्ट्स देखते हैं कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे कि नोज़ है, उसके बाद लैरिंक्स है, फेरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, एल्वोलाई है, लंग्स है, सेल है, ब्लड है। आपको ये सीरीज़ याद रखनी है। आपको इनका डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऐसे इसका सीरीज़ पूछ सकते हैं कि आप जैसे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं ह्यूमन में जिनके थ्रू वो मतलब ये रिस्पायरेटरी प्रोसेस पूरा हो रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये। लैरिंक्स है, इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं या आदम्स एप्पल्स बोलते हैं। जो ये लैरिंक्स होता है, अगर वॉइस बॉक्स है तो इसका मतलब ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया को हम क्या बोलेंगे, विंड पाइप बोलेंगे। विंड पाइप मीन्स ये फर्दर डिवाइड होती है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। जो ब्रोंकाई है ये फर्दर सब डिवाइडेड होती है चैनल्स में। इन चैनल्स को हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको हम एल्वोलाई बोलते हैं। अब जो ये एल्वोलाई है ना, ये एयर बैग्स होते हैं, ये बलून लाइक होते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जैसे लंग। लंग में क्या होता है कि जो भी हमने ऑक्सीजन इनहेल की है वो हमारी बॉडी में लंग्स में क्या होगा, प्यूरीफाई होगा, और ऑक्सीजन जो होगी वो फिर जब प्यूरीफाई हो जाएगी तो ये वेरियस पार्ट ऑफ दी बॉडी के ऑर्गन्स में जाएगी। और ये किसके थ्रू जाएगी, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ये जाएगी। तो आपको इसका डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इसमें इतना ही याद रखना है कि हमारे रिस्पायरेटरी जो पार्ट्स होते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं, आपको इनका सीरीज़ याद रखना है। ऐसे पूछ सकते हैं, नोज़ के बाद क्या आता है, लैरिंक्स के बाद क्या आता है, फेरिंक्स के बाद क्या आता है। और ये याद रखना है कि लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं या आडम्स एप्पल बोलते हैं और ये साउंड प्रोड्यूस करता है। ट्रैकिया जो हमारी विंड पाइप होती है और ब्रोंकाई जो होती है, इनको चैनल्स होते हैं, स्मॉल चैनल्स होते हैं जिनका बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एल्वोलाई वगैरह होता है। उसके बाद जैसे लंग है, लंग में क्या होता है, हमारी एयर जो होती है वो प्यूरीफाई। जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की, ये इसके जैसे पार्ट्स हैं। देखो ये मैंने आपको बताया ना, ब्रोंकोल्स मतलब ये होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये एल्वोलाई है। उसके बाद देखो ट्रैकिया है, मैंने ट्रैकिया आपको बताया कि विंड पाइप होती है ये, ठीक है। उसके बाद लैरिंक्स है, ये हमारा आ गया लैरिंक्स, ये क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। देखो नेक्स्ट आता है रिस्पायरेशन इन प्लांट। अगर हम रिस्पायरेशन इन प्लांट की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत कम गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे जैसे लीव्स है, स्टेम्स है एंड रूट्स ऑफ द प्लांट हैं, ये क्या करते हैं, इन्हीं का मेन रोल होता है, यही गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब देखो जैसे प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में क्या होते हैं, जैसे लीव्स होते हैं, लीव्स ग्रीन होते हैं, यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट होती है, मीन्स की फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इसी के थ्रू होता है, क्योंकि जो ग्रीन लीव्स होते हैं ना उनमें एक पिगमेंट होती है जिनको क्लोरोफिल बोलते हैं। अब इन क्लोरोफिल में भी क्लोरोप्लास्ट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये क्या करता है, सन की लाइट को ट्रैप करता रहता है और इसी के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस
करता है। तो अब जो अगर हम लीव की बात करें तो लीव में क्या होता है, स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा मीन्स टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो बस इस रिस्पायरेशन इन प्लांट में इतना ज़्यादा नहीं है, बस आप याद रखना कि लीव्स के थ्रू क्या होता है, लीव्स में स्टोमेटा होता है जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। बस आपको ये पूछ सकते हैं कि मतलब प्लांट में जो रिस्पायरेशन होती है तो वो कैसे होती है, तो वो लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और इन स्टोमेटा से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि एटीपी के बारे में, कि एटीपी जैसे मैंने बोला था कि रिस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होगा, जैसे ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मीन्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ब्रेक डाउन होती है उन ग्लूकोज की और वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। अब जो मैंने आपको बोला था कि एनर्जी रिलीज़ होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। अब ये एटीपी क्या है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एटीपी जो होता है ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और अगर हम देखेंगे ये एटीपी मतलब किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, ये एटीपी में क्या क्या होता है, ये कंपोज्ड होते हैं एडिनिन से, राइबोज शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप से। इन तीनों से मिलके बना होता है हमारा एटीपी। अब ये एटीपी क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसी एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रिस्पायरेशन का। तो प्लीज़ अगर मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर कर सकूं। अगर यहाँ पे कोई भी कमी हो गई तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप यहाँ से ना शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आप यहाँ से नोट्स अपने बना सकते हैं और क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी ला सकूं।